जाते हैं, प्रोजेक्ट में कैसे फाइनेंशियल एक्सपेक्टेशन जो कैश फ्लोज की हैं वो देखी जाती हैं, क्या-क्या सावधानियां रखनी आवश्यक हैं। तो जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं तो उसको बड़े सिंपल भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा जिससे I think some network issue is there. मैम अखिल स्वामी सर ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे, अभी ज्वाइन किया उन्होंने। हेलो। Yes sir, now you are audible. ऑडिबल सर। हाँ बेटा, वो बीच में वाईफाई असल में गड़बड़ हो गया था। तो आप लोग जो बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं, देखिए हमारा और आपका लेवल जो है ना एक बराबर होना चाहिए। तो जो आप जानना चाहते हैं, जो भी आपके फंडामेंटल, जो भी चीज आपको लगता है, आप अखबार में पढ़ते हैं, टीवी में देखते हैं, सुनते हैं, जो आपको नहीं समझ में आती है ना, जो भी आप जानना चाहते हैं मुझसे पूछे, मैं आपको बताता हूँ। पूछिए। तो स्टूडेंट्स यू कैन डिस्कस एनीथिंग। मैंने मॉर्निंग में मैसेज किया था आप लोगों को कि क्वेश्चंस बनाइए, आप क्वेश्चंस डिस्कस करिए और सर आपको थोड़ा बहुत बताते रहेंगे टैक्सेशन और फिनेंशियल के बारे में। सो हु इज गोइंग टू आस्क द क्वेश्चन फर्स्ट? आकाश, मोहित, भूमि। Am I audible, everyone? Yes, Akash. Please raise your hand and then you can ask. Yeah. So good morning, sir. Akash Gupta this side. हाँ, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ बेटा, हाँ। Sir, I want to ask, how many types of funding are there? So like, hello. हाँ हाँ। Sir, am I audible? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर मैं पूछ रहा था सर, कितने टाइप की फंडिंग होती है सर? जैसे पेपर पढ़ते सर लिखता है टाइप बी फंडिंग, सी क्लास फंडिंग, बी क्लास फंडिंग। सर हाउ दे आर डिफरेंशिएटेड? जैसे सर कंपनी गॉट अ बी क्लास फंडिंग। देखो बेसिकली ये समझने की आवश्यकता है कि दो प्रकार के फंड्स, मोटे तौर पर दो प्रकार के फंड्स एक कंपनी रेस करती है जब वो स्टार्ट करती है कोई बिजनेस। या तो पैसा आप इक्विटी में रेस करते हैं या आप डेट में रेस करते हैं। इक्विटी वो पैसा होता है कि जो प्रोमोटर्स अपना पैसा लगाता है, और प्रोमोटर्स चाहे अपना पैसा लगाए, चाहे अपने फ्रेंड एंड रिलेटिव्स का पैसा लगाए, और प्रोजेक्ट को शुरू करता है। देखिए, जो बेसिकली आप एक कंसेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए, जब आदमी छोटे से बिजनेस शुरू करता है तो नॉर्मली सबसे पहले वो एक प्रोप्राइटरी कंसर्न बनाता है, जो बहुत छोटी कंपनी होती है। फिर उसके बाद वो पार्टनरशिप कंसर्न बनाता है, फिर उसके बाद वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाता है, फिर उसके बाद वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाता है। क्योंकि जैसे जैसे कंपनी की साइज बढ़ती जाती है, जैसे मान लीजिए शुरू में कंपनी की साइज बहुत छोटी है, आपने 1 लाख की कोई फर्म शुरू की। अब 1 लाख की फर्म शुरू की आपने, या तो आपके पास पैसा था या आपने अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव से 1 लाख रुपए इकट्ठे किए और फर्म शुरू कर दी। अब जो है प्रोजेक्ट में आपको लगा 6 महीने बाद, 1 साल के बाद कि नहीं, इसको बड़ा करने की आवश्यकता है, तो आपने 2-3 पार्टनर्स को उसमें इकट्ठा किया, 1-1, 2-2 लाख रुपए उनसे लिए, पार्टनरशिप फर्म बन गई। फिर आपने सोचा नहीं, अब हमको 2 करोड़ की कंपनी बनानी, तो आप क्या करेंगे कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी में जाएंगे। हर स्टेट के अंदर एक आरओसी है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी है, वहां जाके कंपनी फॉर्मेशन की आप एक एप्लीकेशन देंगे और आप अपनी कंपनी बनाएंगे। जैसे आप कहेंगे अखिल स्वामी प्राइवेट लिमिटेड, ये आपने एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई, और इस कंपनी का सारा डेटा, सारी इंफॉर्मेशन आरओसी के अंदर, जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी है, जो एक सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके पास ये सारी आपकी फाइल जो है मेंटेन हो गई। अब ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गई। अब आपको लगा कि नहीं भाई, ये 2 करोड़ की कंपनी नहीं, अब हमको 100 करोड़ की कंपनी बनानी है। तो जब 100 करोड़ की कंपनी बनानी है तो अब आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको इक्विटी भी मार्केट से रेस करनी पड़ेगी। क्योंकि 100 करोड़ की कंपनी में, जैसे मैं पिछली बार आपको बता रहा था कि आपके पास जैसे मान लीजिए
इक्विटी डेट रेशो होना चाहिए, मान लीजिए 1:1, मान लीजिए 1:1 होना चाहिए। तो 100 करोड़ की कंपनी में कितनी इक्विटी होनी चाहिए और कितना डेट होना चाहिए? 50 करोड़ की इक्विटी होनी चाहिए, 50 करोड़ का डेट होना चाहिए। ठीक है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस यस सर। अब 50 करोड़ की इक्विटी में आपके पास है मान लीजिए 15 करोड़, आपके पास है, आपके फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के पास है। तो आप क्या करेंगे कि 15 करोड़ रुपए तो आपके फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के हो गए, ये तो हो गया प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन इन इक्विटी। प्रोमोटर्स, क्योंकि आप प्रोमोटर हैं कंपनी के, यू आर द प्रोमोटर, प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन इन द इक्विटी। फिर आप क्या करेंगे कि आप, जैसे आपको पता ही है कि सेबी एक ऑर्गेनाइजेशन है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि सारे शेयर मार्केट को, इक्विटी मार्केट को कंट्रोल करती है। तो आप एक प्रोस्पेक्टस बनाएंगे। प्रोस्पेक्टस का मतलब क्या है? एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएंगे। देखिए, कोई भी प्रोजेक्ट आप चलाएं, जैसे पिछली बार भी हम लोग बात कर रहे थे, कोई भी प्रोजेक्ट आप चलाएं तो आपको एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना बहुत आवश्यक है। उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में उस प्रोजेक्ट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन देना है। जैसे आपको देखना है कि प्रोमोटर कौन है, जैसे आप प्रोमोटर हैं, आपके फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स हैं, प्रोमोटर्स हैं, किसके पास क्या क्वालिफिकेशन है, किसके पास क्या बैकग्राउंड है, उस प्रोजेक्ट के बारे में उसको कितनी नॉलेज है। प्रोजेक्ट के बारे में आपको बताना पड़ेगा, प्रोजेक्ट क्या है, ये प्रोजेक्ट क्यों आपको अच्छा लगता है, आपके और प्रोजेक्ट के बीच में क्या तारतम्य है, वेदर देयर इज ए बेसिक कोऑर्डिनेशन बिटवीन द टू, बिकॉज आपकी एक्सपर्टाइज कुछ और हो और प्रोजेक्ट जो है कुछ और एक्सपर्टाइज मांगता हो तो काम नहीं चलेगा। आपको उसकी मार्केट स्टडी रिपोर्ट उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में देनी पड़ेगी। आपको उसमें जो टेक्निकल आपको उसको देनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए एक वर्ड हम यूज करते हैं जब भी हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं, हम उसको कहते हैं TEFR। TEFR का मतलब होता है टेक्नो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी रिपोर्ट। एनी प्रोजेक्ट दैट यू वांट टू स्टार्ट or you want to get funded or you want get equity from the market, the project should be technically feasible and economically viable. जब तक कि आपका प्रोजेक्ट जो है टेक्निकली फीजिबल नहीं होगा तब तक भी कोई फाइनेंस नहीं करेगा, और जब तक वो इकोनॉमिकली वायबल नहीं होगा तब तक भी कोई प्रोजेक्ट फाइनेंस नहीं करेगा। तो ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आपको ये जस्टिफाई करना है, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सबको ये जस्टिफाई करना है कि जो प्रोजेक्ट आपने बनाया है वो टेक्निकली फीजिबल है और इकोनॉमिकली वायबल है। अब ये जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है आप सेबी में फाइल करेंगे, सेबी उसमें अप्रूवल देगा, उसके बाद आप जो है मार्केट में जाएंगे, अपने जो लोग हैं उनको कन्विंस करेंगे कि आपका प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है। अगर उनको अच्छा लगता है तो आपके प्रोजेक्ट में वो इक्विटी लगाएंगे। जैसे आपने देखा कि जो शेयर मार्केट में जो कंपनीज हैं, जो लिस्टेड कंपनीज हैं, क्योंकि इसमें अब एक सेबी संस्था हो गई जिसने आपके प्रोस्पेक्टस को अप्रूव किया या वेट किया, उसके बाद आरओसी आप गए, रजिस्ट्रार और कंपनी में गए, वहां पे जाके उसका रिकॉर्ड हो गया कि हाँ इस कंपनी ने जो है पब्लिक से पैसा उठाया है, इक्विटी से पैसा उठाया है। फिर उसके बाद उसकी लिस्टिंग हो गई स्टॉक एक्सचेंजेस में, जो आप रोज फाइनेंशियल चैनल्स में देखते रहते हैं कि साहब शेयर बढ़ गया, शेयर घट गया, ऊंचा हो गया, नीचा हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपने ये 40 करोड़ की इक्विटी मार्केट से रेस कर ली, जिसमें 15 करोड़ आपका था और 25 करोड़ आपने मार्केट से रेस करा। मार्केट से रेस करा का मतलब कि मार्केट में भी ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने आपकी कंपनी में स्टेक लिया, जिन्होंने आपकी कंपनी में इक्विटी ली। उन्होंने आपकी कंपनी में इक्विटी क्यों ली? उन्होंने आपकी कंपनी में ऐसी इक्विटी इसलिए ली कि उन्होंने, मान लीजिए जो इन्होंने 15 करोड़ रुपए लगाए और अगर 10 रुपए का शेयर उन्होंने 10 रुपए में खरीदा और 3 साल के बाद इस 10 रुपए, अगर कंपनी बहुत अच्छी चली और 10 रुपए का शेयर 100 रुपए का हो गया, तो जो वो पैसा लगाएंगे वो भी कई गुना हो गया। जैसे मैं उस दिन कह रहा था कि इन्फोसिस और रिलायंस में अगर आपने 30 साल पहले 1 लाख रुपए लगाया होता तो आप आज 30-35 करोड़ के आदमी होते। तो बेसिकली इक्विटी में वो लोग जो मार्केट में बैठे हुए हैं, जो इन्वेस्टर हैं, छोटे इन्वेस्टर हों, चाहे म्यूचुअल फंड्स हों या फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स हों या इंडियन इंस्टीट्यूशंस हों, वो उस कंपनी की इक्विटी में पैसा शेयर मार्केट में लगाने की कोशिश करते हैं, जिनमें उन्हें लगता है कि भविष्य में उसमें बहुत ज्यादा रिटर्न मिलेगा और न केवल प्रोमोटर को फायदा होगा बल्कि जिन लोगों ने भी उस इक्विटी शेयर में पैसा लगाया है वो। तो एक तो हो गया इक्विटी इन्वेस्टमेंट, जिसमें कि इन्वेस्टर ने इक्विटी में पैसा लगाया। अब ये दूसरा तरीका क्या है कि आप लोन लें, आप बैंक से लोन लें, आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लें, आप अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव से लोन लें। कैसे लोन लें? आप टर्म लेंडिंग में करा सकते हैं, आप टर्म लोन लें, लॉन्ग टर्म लोन लें, शॉर्ट टर्म लोन लें, डिबेंचर्स
मार्केट में फ्लोट करें, बॉन्ड मार्केट में फ्लोट करें। आप बॉन्ड और इसका डिबेंचर का मतलब क्या हुआ कि आपको 60 करोड़ रुपए लेना है, अगर मार्केट में आप गए, हमने कहा साहब 8% का इंटरेस्ट आपको देंगे, 10 साल के बाद आपका डिबेंचर जो है मैच्योर हो जाएगा, आपका पैसा आपको वापस कर देंगे, 10 साल तक हम आपको 8% का इंटरेस्ट देंगे। लोग अगर लगाना चाहते हैं लगाएं। या बैंक में गए और आपने बैंक में एप्लीकेशन दी, बैंक से कहा कि साहब हमको टर्म लोन दे दीजिए और ये हम आपको 10% का इंटरेस्ट देंगे और प्रिंसिपल का भी इंस्टॉलमेंट बना दीजिएगा, वो आपको पे करते रहेंगे और इसके बाद 10 साल में आपका प्रिंसिपल भी खत्म हो जाएगा, इंटरेस्ट भी खत्म हो जाएगा। अब सवाल है इन दोनों में अंतर क्या है? तो एक तो आप चाहे डिवेंचर से पैसा उठाएं, चाहे आप बॉन्ड से पैसा उठाएं, चाहे आप इक्विटी से पैसा उठाएं, कैसे भी पैसा उठाएं, दोनों में अंतर क्या है? इक्विटी और डेट में अंतर क्या है? इक्विटी में अंतर यह है कि जब इक्विटी में आप पैसा उठाते हैं तो आपको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता, उसमें आपको डिविडेंड देना पड़ता है। और डिविडेंड किससे देना पड़ता है? प्रॉफिट से। तो जब आप किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक से या फ्रेंड एंड रिलेटिव Sir, there is some network problem. हेलो। Yes, sir. Now you are audible. अच्छा, तो देखो बेटा, ऐसा है ना, उसमें फिर इक्विटी में जब आप प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड देंगे। अच्छा, ये भी जरूरी नहीं है कि अगर कंपनी का प्रॉफिट हो तो डिविडेंड दे ही दे। कंपनी अगर ये समझती है, उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अगर ये समझता है, उसके शेयर होल्डर्स ये समझते हैं कि कंपनी को जो प्रॉफिट हुआ उसको रिटेन करने की आवश्यकता है, वो शेयर होल्डर्स में डिवाइड करने की, डिस्ट्रीब्यूट करने की आवश्यकता नहीं है, तो कंपनी के फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए, उसके टेक्निकल इनोवेशन के लिए, उसमें इंप्रूवमेंट के लिए वो प्रॉफिट को रिटेन भी कर सकती है। लेकिन ये जब टर्म लेंडिंग आप कराते हैं, जब बाहर से बोरोइंग करते हैं, तो आपको इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का पेमेंट करना आपके लिए आवश्यक है। पहला पॉइंट तो ये है, इक्विटी और डेट में क्या अंतर हुआ। दूसरा अंतर क्या हुआ, जब आप मार्केट से इक्विटी रेज करते हैं, इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। जैसे आप टेलीविजन में देखते हैं, आप अखबार में पढ़ते हैं कि साहब फलानी कंपनी ने 500 करोड़ रुपए मार्केट से इक्विटी में उठाए। तो जब ये मार्केट से पब्लिक इशू के माध्यम से, आईपीओ के माध्यम से या एफपीओ के माध्यम से आप मार्केट से पैसा उठाते हैं, इसकी कॉस्ट 7-8% की आती है। लेकिन अगर आप टर्म लेंडिंग कराते हैं किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाके, तो 2% की कॉस्ट आती है। इसका मतलब जो इक्विटी से पैसा उठाते हैं तो कॉस्ट ज्यादा आती है, और जब टर्म लेंडिंग से या लोन से पैसा उठाते हैं तो उसकी कॉस्ट जो है बहुत कम आती है। तो वो अंतर हुए। तीसरा Yes, sir. अंतर ये हुआ कि जो इक्विटी है, अब आपको ये देखना है कि प्रमोटर, अगर आप प्रमोटर हैं, आपने कंपनी बनाई है, जितनी ज्यादा आपकी इक्विटी होगी, मतलब इक्विटी डेट रेशो जितना कम होगा, 1:1 का इक्विटी डेट रेशो अगर है, इसका मतलब यह है कि शेयर होल्डर्स की इक्विटी उसमें ज्यादा है और वो प्रोजेक्ट उतना ज्यादा स्टेबल होगा। जितना ज्यादा लोन आप मार्केट से उठाएंगे, उतना ज्यादा प्रोजेक्ट में लायबिलिटी ज्यादा होंगी, क्योंकि आपको इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का पेमेंट करना होगा। तो वो एक स्थिति है, क्योंकि आपकी बाध्यता है कि अगर आपने लोन वापस नहीं किया या इंटरेस्ट वापस नहीं किया, तो जिससे आपने लोन लिया वो आपको दंडित करेगा। तो बेसिकली प्रोजेक्ट में, जैसे मैंने पिछली बार आपको बताया था, आप लोगों ने शायद वो पढ़ा हो, ना हो तो गूगल में सर्च कर लीजिएगा, ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस। ईबीआईटी का मतलब है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और ईपीएस का मतलब है अर्निंग पर शेयर। हमको वो इक्विटी डेट रेशो अपनी कंपनी के लिए चूज करना है, उतना पैसा इक्विटी में लगाना है और उतना पैसा डेट में लगाना है, जिससे कि हमारा अर्निंग पर शेयर ज्यादा हो। अर्निंग पर शेयर का मतलब शेयर होल्डर का प्रॉफिट मैक्सिमम हो। तो जब आप ये गूगल सर्च करेंगे और ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस समझेंगे तो आपको समझ
तो बेसिकली ये पॉइंट जो है, अब जैसे आपको टर्म लेंडिंग लेनी है, टर्म लेंडिंग के बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं। जैसे आपने प्रश्न पूछा कि लेंडिंग के कौन कौन से इशू हो सकते हैं, जैसे जीरो बॉन्ड, कूपन बॉन्ड हो सकते हैं। कि जीरो बॉन्ड का मतलब इंटरेस्ट ये हुआ कि आपको 100 रुपए की जो लोन है वो 70 रुपए आपसे कहा जाए कि साहब ये 70 रुपए में 100 रुपए का बॉन्ड आपको दे रहे हैं, आपको इंटरेस्ट कोई नहीं देंगे। दूसरा ये है कि इंटरेस्ट बियरिंग बॉन्ड्स हो, रिडीमेबल बॉन्ड्स हो, नॉन रिडीमेबल बॉन्ड्स हो। रिडीमेबल बॉन्ड्स का मतलब ये है कि जो बॉन्ड्स रिडीम हो का मतलब 10 साल के बाद आपको प्रिंसिपल वापस मिल जाएगा। कोई ऐसे बॉन्ड भी हो सकते हैं जो नॉन रिडीमेबल, जो बिल्कुल परपेचुअल बॉन्ड्स हो, आपसे कहा जाए कि नहीं ये बॉन्ड कभी मैच्योर नहीं होंगे, इसमें केवल आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा। तो बेसिकली ये दो मुख्य चीजें हैं कि आप या तो पैसा इक्विटी में रेस करें, आपके पास हो तो आप खुद रेस करें, अगर आपके पास पैसे की कमी हो तो आप मार्केट से रेस करें, उसे शेयर जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं उसमें लिस्ट कराएं। स्टॉक एक्सचेंज में जब वो लिस्ट हो जाएगा तो उसमें बायर्स होंगे, उसमें परचेजर्स होंगे, कुछ लोग चाहेंगे खरीदना, कुछ लोग चाहेंगे बेचना, और खरीदने और बेचने वालों की संख्या और उनके डिमांड और सप्लाई के आधार पे शेयर मार्केट ऊपर जाएगा या शेयर मार्केट नीचे जाएगा। अगर शेयर प्राइस ऊपर जाएगा तो जितने इक्विटी होल्डर्स हैं उनको फायदा होगा, अगर शेयर प्राइस नीचे जाएगा तो शेयर होल्डर्स को नुकसान होगा। तो बेसिकली अगर आपको कोई नई एंटरप्राइज खड़ी करनी है तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो एंटरप्राइज खड़ी करनी है उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट परफेक्ट हो, जिसमें उसकी टेक्निकल फिजिबिलिटी, इसमें इकोनॉमिक वायबिलिटी, इसमें एनवायरमेंटल वायबिलिटी, उसमें गवर्नमेंट क्लियरेंसेस, गवर्नमेंट के किसी आदेश का उल्लंघन ना हो, पॉल्यूशन कंट्रोल के सारे उपायों का संसाधन हो, आपको रॉ मटेरियल ढंग से मिल जाए, मतलब एवरीथिंग यू हैव टू जस्टिफाई, एंड यू हैव टू जस्टिफाई before justifying to others. You have to justify to yourself that the project that you are envisaging has all the basic positive characteristics and the project will survive. क्योंकि जो आपका प्रोजेक्ट लग रहा है वो केवल आज के लिए नहीं लग, तो इस 15-20 साल में आपको देखना होगा, जैसे मैं उस दिन आपको पोर्टर्स मॉडल के बारे में बताया था कि कौन कौन से थ्रेट और सब्स्टिट्यूट्स होंगे, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स होंगे, मार्केट में किस प्रकार के चेंजेस हो रहे हैं, कि मार्केट में किस प्रकार के टेक्निकल इनोवेशंस हो रहे हैं। तो मेरे प्रोजेक्ट में वो सारी चीजें होनी चाहिए जिससे कि न केवल आज के बल्कि भविष्य के जितने चैलेंजेस होंगे उनको फेस करने में मेरी कंपनी सफल होगी। इज इट क्लियर? Yes, sir. हेलो, और Yes, बेटा sir. एनी अदर क्वेश्चन? Sir, देखो, Yes, sir. हाँ. I have one question. Sir, Mohit हाँ. here. Mohit Jain here हाँ. from NBA. Sir, हाँ. just wanted to know कि हमें कौन सा फंड यूज करना चाहिए जिसकी प्रेजेंट वैल्यू नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो या न्यूट्रल हो, एंड फ्यूचर वैल्यू के हिसाब से। नहीं, देखो ऐसा है बेसिकली, क्योंकि आप एमबीए के स्टूडेंट हो तो आपने एनपीवी, आईआरआर और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स पढ़ा होगा। मेरे ख्याल से जो प्रश्न आपका है वो उसी संदर्भ का है। देखिए बेसिक इशू क्या है, जो नॉन एमबीए के स्टूडेंट्स हैं मैं उनके चीज के लिए बता रहा हूं। प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या है कि अगर मुझे आज 100 रुपए मिलें और मुझे 3 साल के बाद 100 रुपए मिलें, क्या इनकी वैल्यू एक है? सर नहीं, इनकी वैल्यू मतलब टेक्निकली देखा जाए तो सबको लगेगा है, लेकिन अगर कैलकुलेशन बेसिस पे करें तो नहीं है, क्योंकि आज का 100 रुपए अगर मैं लूंगा और 3 साल के लिए इसको फिक्स डिपॉजिट में डाल दूंगा और 6% का इंटरेस्ट होगा तो 1 साल के बाद 106 होगा, फिर 2 साल के बाद 113 होगा, फिर 3 साल के बाद 122 होगा। तो जिस चीज की वैल्यू आज 100 रुपए है तो उसकी फ्यूचर वैल्यू 3 साल के बाद 122 होगी, 100 रुपए नहीं होगी। उसी प्रकार से जो चीज 3 साल के बाद 100 रुपए की है उसकी आज वैल्यू कम हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है? देखिए, जो आपने प्रश्न पूछा इसका मतलब क्या है कि एक जो प्रोजेक्ट लगाने वाला है उसको क्या करना चाहिए, क्योंकि आपका प्रोजेक्ट, जैसे मान लीजिए आपके पास 3 प्रोजेक्ट आइडियाज हैं, ए, बी और सी, तीनों में 1-1 करोड़ रुपए आप लगा रहे हैं, तीनों में जो फ्यूचर कैश फ्लोज हैं वो डिफरेंट हैं। किसी में अगले साल इतना आएगा, 2 साल के बाद इतना आएगा, ये आपने एंटिसिपेट किया ऐसे ऐसे आएगा। दूसरे प्रोजेक्ट में अगले 10 साल तक पैसा ऐसा आएगा, तीसरे प्रोजेक्ट में पैसा ऐसा आएगा, ये आपने कैश फ्लो एंटिसिपेट किया। यस सर। अब ये आंखों से देखने से नहीं पता चलता कि इसमें कौन सा प्रोजेक्ट में लगाऊं। यस सर।
तो इसका मतलब ये है कि आपको करना क्या चाहिए कि जो रुपए आज मैं लगा रहा हूं, जो उसकी प्रेजेंट वैल्यू 1 करोड़ रुपए लगा रहा हूं, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू 1 करोड़ है। अगर 1 साल के बाद मुझे 5 लाख मिलते हैं तो इस 5 लाख को प्रेजेंट वैल्यू पे लाऊं। ओके सर। 2 साल के बाद 10 लाख मिलते हैं, वो 10 लाख को प्रेजेंट वैल्यू पे लाऊं। कैसे लाऊं? डिस्काउंट करूं। डिस्काउंट किस वैल्यू पे करूं? जो कि सर 1 करोड़ डिस्काउंटिंग रेट हो, जो भी इन्फ्लेशन रेट हो या इंटरेस्ट रेट हो या मेरा रिक्वायर्ड रेट हो, व्हाटएवर। और इस तरह तीनों प्रोजेक्ट में जो भी मेरा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है और फ्यूचर वैल्यू ऑफ कैश फ्लो है, उसको प्रेजेंट वैल्यू पे लाऊं। और मेरा मकसद क्या है कि मुझे प्रॉफिट हो। तो अगर फ्यूचर कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो से ज्यादा होगी तो मैं प्रोजेक्ट लगाऊंगा, नहीं तो प्रोजेक्ट नहीं लगाऊंगा। ओके सर। तो जिस प्रोजेक्ट के फ्यूचर कैश फ्लोज, तो इसीलिए हम जो क्लियर कर रहे थे पिछले सेशन में भी हमने बात की थी, you have to, whenever you are putting up a project, you have to find out, you have to anticipate as to what type of future cash flows will take place and what will be the present value of those cash flows. और जिन प्रोजेक्ट की जो फ्यूचर कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू है मैक्सिमम होगी, उस प्रोजेक्ट को मैं लगाऊंगा। ओके सर। ओके, एनीथिंग एल्स? Yes, participants, any other query? Yes, Pranjali. Sir, what is the minimum financial investment that government makes? Like if someone goes with the plan, like it should be on small plan, should be on small scale or medium scale or like a big scale. देखो बेटा, ये कोई इशू नहीं दे, हम लोग पिछली बार भी जो बात कर रहे थे, असली जो इशू है वो ये है कि चाहे आपका प्रोजेक्ट जो है वो कॉटेज इंडस्ट्री हो, चाहे बहुत छोटी इंडस्ट्री हो, चाहे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो या बिग प्रोजेक्ट हो, फाइनेंसिंग का जो डिसीजन है वो इस बात पे डिपेंडेंट होगा कि जो आप प्रोजेक्ट लगा रहे हैं उसकी टेक्निकल फिजिबिलिटी, इकोनॉमिकल वाइबिलिटी कितनी है। जैसे किसी ने पिछली बार प्रश्न पूछा था कि साहब क्या एमिटी इक्विटी में पैसा लगाएगा? भाई अगर मान लीजिए आप कोई ऐसा प्रोजेक्ट लगा दें, आपके दिमाग में ऐसा कोई प्रोजेक्ट हो, आपके दिमाग में कोई ऐसा आइडिया हो कि आपको लगे कि, और जो इन्वेस्टर है, जो लेंडर है, जिसके पास पैसा है, देखिए समाज में दोनों तरह के लोग हैं। ऐसे भी लोग हैं जिनके पास आइडिया है और पैसा नहीं है, और समाज में ऐसे लोग भी हैं जिनके पास आइडिया नहीं और पैसा है। भाई मान लीजिए आपके पास 100 करोड़ रुपए पड़े हों और आपको पता नहीं हो इस पैसे का क्या करूं, तो परेशान तो होंगे ना आप, बिकॉज यू हैव टू गेट इन्वेस्टमेंट, यू हैव टू गेट रिटर्न। जैसे एक बैंक है, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, एक बैंक है, मान लीजिए आपने एक बैंक खोला, आपने उस बैंक में 1000 करोड़ रुपए इकट्ठे कर लिए। कितने इंटरेस्ट रेट पे इकट्ठे किए? मान लीजिए मोटा मोटा हम मान लेते हैं आपने 8% इंटरेस्ट रेट पे 1000 करोड़ इकट्ठे कर लिए। अब ये जो 1000 करोड़ आपने इकट्ठे कर लिए, इस पे आपको इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा। जिनसे पैसा आपने फिक्स डिपॉजिट में या बाकी चीजों में लिया, इंटरेस्ट रेट पे लिया, वो तो आपकी बाध्यता है, आपको देना पड़ेगा क्योंकि आप बैंक हैं। 80 करोड़ रुपए का तो आपका इंटरेस्ट आउटफ्लो है। आप कब सफल बैंकर होंगे? जबकि 1000 करोड़ रुपए जो आपने मार्केट से उठाया उसे मार्केट में इन्वेस्ट करें। क्योंकि अगर आपने 1000 करोड़ रुपए उठा लिए और 500 करोड़ रुपए आपने केवल बांटे और 12% पे बांटे, मान लीजिए 1000 करोड़ उठाए और 500 करोड़ आपने 12% बांटे, तो 60 करोड़ का इंटरेस्ट मिला और 80 करोड़ का इंटरेस्ट चला गया, आपको नुकसान हो गया। तो जितना पैसा उठाया उसका बंटना आवश्यक है। उन प्रोजेक्ट्स पे बंटना आवश्यक है जो प्रोजेक्ट्स आगे जाके नॉन परफॉर्मिंग एसेट या बैड एसेट्स ना बने, और जो अपने प्रोजेक्ट में इतना कैश फ्लो जनरेट कर पाए कि अपने आप भी पैसा कमाएं और आपका भी पैसा वापस कर पाएं। तो इसका मतलब ये है कि चाहे वो कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो या गवर्नमेंट फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे इक्विटी होल्डर हो, कोई भी आदमी हो, अगर आपके प्रोजेक्ट में वायबिलिटी है और उसमें आपने मार्केट सर्वे, टेक्निकल सर्वे, कॉम्पिटिटर सर्वे, पोर्टस मॉडल, सारी चीजें आपने देख ली हैं और आप ये कन्विंस कर देते हैं अपने इन्वेस्टर को, इक्विटी होल्डर को या लेंडर को कि आपका प्रोजेक्ट इतना वायबल है कि न तो केवल आप पैसा कमाएंगे बल्कि जो उसमें पैसा लगाएगा वो भी पैसा कमाएंगे, तो आपको पैसे की कोई परेशानी नहीं होगी। Is it fine? Yes, sir. Thank you, sir. Anything else?
Yes, Priksha, you also want to ask something? Priksha? Yes, yes, ma'am. So, sir, my question is, I want to know about future options. So Priksha, I think there is some network problem. So let's wait for some time. Sir will reconnect. Yes, ma'am, sure. Yes. हेलो। Yes, sir. Sir, you're audible now. हाँ, वो बीच बीच में वाईफाई कुछ गड़बड़ी कर रहा है। जी सर। देखो बेटा, असली इशू जो है वो ये है कि इकोनॉमिक्स का ये बेसिक सिद्धांत है, किसी भी चीज का प्राइस जो है वो केवल डिमांड और सप्लाई पे डिपेंडेंट है। अगर किसी चीज की डिमांड ज्यादा होगी और सप्लाई कम होगी तो उसके दाम बढ़ेंगे, अगर किसी चीज की सप्लाई ज्यादा होगी, डिमांड कम होगी तो उसके दाम गिरेंगे। आपने पढ़ा होगा, जो स्टूडेंट्स हैं जो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई का मतलब क्या है? वो ये कहता है कि जब सप्लायर जो हैं, जब मान लीजिए आज क्रूड के प्राइस जो हैं $60 हैं, अगर सप्लायर्स को $60 पे माल बेचने में फायदा नहीं और डिमांड नहीं है, मान लीजिए डिमांड नहीं है, तो $60 से दाम गिर जाएंगे क्योंकि मार्केट में डिमांड नहीं है और जो सप्लायर है वो अपने हिसाब से प्रोडक्शन कर रहे हैं। लेकिन अगर दाम $100 हो जाएंगे तो क्या होगा? जो सप्लायर्स हैं वो अपनी सप्लाई बढ़ा देंगे, जो प्रोडक्शन करने वाले हैं वो अपना प्रोडक्शन बढ़ा देंगे। और क्योंकि दाम बढ़ जाएगा, क्योंकि जब दाम बढ़ते हैं तो डिमांड कम होती है, और जब दाम कम होते हैं तो डिमांड बढ़ती है। इज इट क्लियर? जब किसी चीज Yes, sir. के दाम बढ़ते हैं, जब किसी चीज के दाम बढ़ते हैं तो डिमांड घटती है, जब किसी चीज के दाम गिरते हैं तो डिमांड बढ़ती है। तो Yes, sir. अगर आज क्रूड के प्राइस $100 हो जाएं तो जितने प्रोड्यूसर कंट्रीज हैं वो क्या कोशिश करेंगे कि प्रोडक्शन बढ़ा दें, और जब वो प्रोडक्शन बढ़ेंगे तो क्या होगा? डिमांड कम हो जाएगी। तो एक तरफ तो प्रोडक्शन बढ़ेगा और दूसरी तरफ डिमांड कम हो जाएगी, तो जो प्राइस है वो नीचे आने शुरू हो जाएंगे। अगर $20 दाम हो जाए तो क्या होगा? जब $20 दाम हो जाएंगे तो क्या होगा? सप्लायर्स अपनी सप्लाई कम कर देंगे और डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि चीज सस्ती हो गई तो लोग ज्यादा खरीदना शुरू कर देंगे। तो जब लोग खरीदना ज्यादा शुरू कर देंगे और सप्लायर्स अपना प्रोडक्शन कम कर देंगे तो जो साइकिल है वो बढ़नी शुरू हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि हर चीज जो है, देखिए लाइफ में एक चीज समझना बहुत आवश्यक है, एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज ए ट्रेड। जितनी भी चीजें हैं वो एक ट्रेड साइकिल को फॉलो करती हैं। इसीलिए कहा गया है जो चीज ऊपर जाएगी वो नीचे जाएगी, जो चीज नीचे जाएगी वो ऊपर जाएगी, क्योंकि ये साइन कर्व है, ये चलता रहता है। दाम भी ऐसे ही होंगे, हमारा जीवन चक्र भी ऐसा ही है, आप बच्चे होंगे, जवान होंगे, बूढ़े होंगे, मृत्यु होगी। ये सारी ट्रेड साइकिल्स हैं, सुख आएंगे, दुख आएंगे, दुख आएंगे, सुख आएंगे, दिस इज ए ट्रेड साइकिल। तो ये जो बेसिकली इशू है, ये ट्रेड साइकिल बनती क्यों है? जैसे मान लीजिए आज आपको लगे कि साहब टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री बहुत प्रॉफिटेबल है, तो क्या होगा कि जितने लोगों के पास पैसा है वो टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री लगाना शुरू कर देंगे, और जब सब लोग टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री लगा देंगे, जो एग्जिस्टिंग टेलीकम्युनिकेशन
हेलो हेलो, Yes, sir, you are. Yes, sir, you are audible. ये बार बार गड़बड़ हो रहा है। तो देखो आज की तारीख में जैसे रियल एस्टेट इंडस्ट्री है, टूरिज्म इंडस्ट्री है, बुरी हालत में है टूरिज्म इंडस्ट्री। आज की तारीख में जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री है बुरी हालत में है। तो इसका मतलब ये है कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री में जो पुराने लोगों ने कंस्ट्रक्शन कर रखे हैं या चालू हैं वही चालू हो रहे हैं, नए लोग कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहे, क्योंकि उनको दिख रहा है कि रियल एस्टेट बहुत खराब हालत में है, टूरिज्म बहुत खराब हालत में है, तो नए होटल नहीं खोल रहे, रेस्टोरेंट नहीं खोल रहे। तो अगर ये होटल रेस्टोरेंट नहीं खुलेंगे और रियल एस्टेट के नए प्रोजेक्ट नहीं लगेंगे तो सप्लाई तो कम हो गई ना अगले 2-3 साल के लिए। अगर अगले 2-4 साल के लिए सप्लाई कम हो गई और कभी ना कभी डिमांड बढ़ेगी तो एक डिमांड सप्लाई गैप क्रिएट हो जाएगा, डिमांड हो जाएगी, सप्लाई नहीं होगी तो फिर टूरिज्म और रियल एस्टेट चलना शुरू हो जाएगा, उसकी ट्रेड साइकिल ऊपर जानी शुरू हो जाएगी। आपने प्रश्न पूछा फ्यूचर, फॉरवर्ड्स और ऑप्शंस के संदर्भ में। देखिए बेसिकली ये समझिए कि मैंने जैसे कहा डिमांड सप्लाई के बेसिस पे किसी चीज का प्राइस डिटरमिन होता है। मान लीजिए रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर जो है उसकी कीमत है 1980 रुपए। अगर तो दो तरह के लोग मार्केट में हैं, एक जो ये समझते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्री का फ्यूचर अच्छा है जो कि शेयर को खरीदना चाहते हैं, और दूसरे लोग ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि नहीं रिलायंस इंडस्ट्री का फ्यूचर खराब है इसलिए हमको बेच देना चाहिए, 1980 से ये नीचे आ जाएगा। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो समझते हैं दाम ऊपर जाएंगे, कुछ लोग ऐसे समझते हैं जो दाम नीचे जाएंगे। और जब पॉजिटिव लोगों की संख्या जो समझते हैं कि दाम ऊपर जाएंगे नेगेटिव लोगों की संख्या से ज्यादा होती है तो दाम बढ़ जाते हैं, और जब जो बेचने वाले हैं वो ज्यादा हो जाते हैं और खरीदने वाले कम हो जाते हैं तो दाम कम हो जाते हैं। ठीक है, ये तो हो गई Yes, प्रेजेंट। sir. आज की तारीख में अगर आप कोई शेयर खरीदना चाहते हैं या कोई भी चीज खरीदना चाहते हैं, आप गेहूं खरीदना चाहते हैं, आप आलू खरीदना चाहते हैं, आप कोई भी चीज खरीदना चाहते हैं, एक तो हो गई जो कैश मार्केट में आपको खरीदनी है, दूसरी चीज हो गई कि आपको फ्यूचर मार्केट में खरीदनी है। मान लीजिए आपके पास गेहूं की खेती होती है, 500 एकड़ जमीन आपके पास गेहूं का है, आप गेहूं बोते हैं, और मैं जो हूं मेरे पास आटा चक्की है, मेरे पास फ्लावर मिल है। अब आपको ये परेशानी है कि जब मेरा गेहूं निकलेगा 3 महीने के बाद, उस समय गेहूं के दाम पता नहीं क्या हूं। मैं जो बायर हूं, मेरे को फ्लावर मिल में गेहूं चाहिए, मैं भी परेशान हूं कि यार 3 महीने के बाद जब मुझे गेहूं मिलेगा पता नहीं दाम कम क्या हूं। तो आप इस बात से परेशान हैं कि गेहूं के दाम कम ना हो जाए, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा ना हो जाए, और मैं इस बात से परेशान हूं कि गेहूं के दाम बहुत ज्यादा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो प्रोडक्शन लॉस हो जाए और मुझे गेहूं महंगा मिले। तो आप एक कॉन्ट्रैक्ट में आ सकते हैं। हम ये कहें कि साहब मान लीजिए आज गेहूं का दाम 1900 रुपए है, तो हम एक कॉन्ट्रैक्ट कर लें, एक लिखित समझौता कर लें कि 3 महीने के बाद मार्केट में कोई भी दाम हो, हम 1950 में आपका सारा गेहूं खरीद लेंगे। अब चाहे दाम 1800 हो जाए तो भी उसमें खरीदेंगे, 2500 हो जाए तो भी खरीदेंगे। ये तो हो गया फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जिसमें दो पार्टी हैं, एक खरीदने वाली एक बेचने वाली, और ये आपस में कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और Okay. Sir, you are not audible. Sir, you are not audible. Akhil sir, you are not audible.
Sir, you are not audible. We are not able to hear. So participants, I think when sir will join back, we can reschedule this session some other day also, because there is some network problem today. So let first sir join in back, and meanwhile, all of you please mark the attendance. It has been circulated in the chat box. हेलो हेलो। Yes sir. अब पता नहीं क्या आज कुछ ज्यादा ही गड़बड़ हो रहा है, पिछली बार तो बहुत अच्छा सेशन हो गया था। नहीं, कोई इशू नहीं है सर, कभी कभी हो जाता है इंटरनेट के साथ। चलो तो फिर तो बेसिकली इशू ये है कि आप शेयर मार्केट में, कैश मार्केट में भी पैसा लगा सकते हैं, आप फ्यूचर डेट में भी कोई डील कर सकते हैं कि चीज हम खरीदेंगे या बेचेंगे। जैसे अभी एक किसानों का आंदोलन चल रहा है, इसमें मेन इशू क्या है? इसमें मेन इशू ये है कि अगर जो बायर है वो खेती में जाके किसानों से ये कहता है कि भाई आप जो है स्ट्रॉबेरी उगाइए और ये स्ट्रॉबेरी जो आपकी पैदा हो जाएगी 3 महीने के बाद इस दाम पे मैं खरीद लूंगा आपका। तो एक नजरिए से तो ये बहुत अच्छी चीज है कि साहब जो भी आप चीज उगाएंगे उसका दाम आपको 3 महीने के बाद मिल जाएगा। जिस चीज की मार्केट में शॉर्टेज होगी, जो बायर है वो उस चीज की शॉर्टेज को एंटिसिपेट करके सेलर से या प्रोड्यूसर से कहेगा कि ये चीज आप पैदा कीजिए, मैं आपसे खरीद लूंगा। लेकिन अगर 3 महीने के बाद वो चीज की मार्केट में आवश्यकता नहीं हुई या वो क्वालिटी नहीं पैदा हुई, क्योंकि देखिए खेती ऐसी चीज है कि प्राकृतिक है, ओला पड़ गया, पानी बरस गया, गर्मी हो गई, जाड़ा हो गया, तो अगर वो क्वालिटी की चीज नहीं मिली तो बायर कल कह सकता है कि भाई ये चीज तो हमारी क्वालिटी के हिसाब से नहीं है, इसको हम नहीं खरीदेंगे। तो असली इशू ये है, इसके बीच में जो रेगुलेटर है वो कौन होगा? जैसे शेयर मार्केट में रेगुलेटर जो है सेबी है, आपका बैंकिंग मामले में जो है आपका रेगुलेटर जो है आरबीआई है। तो अगर कोई बैंक आपकी बात नहीं मानता है या कोई आपसे ऐसा गैर कानूनी काम करने को कहता है तो आप आरबीआई से जाके शिकायत कर सकते हैं।
आपका ब्रोकर कोई गड़बड़ी करता है तो आप जाके सेबी से शिकायत कर सकते हैं। लेकिन अगर इसमें किसान और बायर के बीच में कोई कंफ्यूजन हुआ तो उसको इंप्लीमेंट कौन कराएगा, उस पे कानूनी जो वो है वो कौन कराए, हु इज द रेगुलेटर। तो बेसिकली फॉरवर्ड हो, फ्यूचर हो, ऑप्शन हो, ये बेसिकली वो चीजें हैं कि हम कैश मार्केट में चीज नहीं खरीद रहे हैं, हम फ्यूचर डेट पर फ्यूचर प्राइस पे आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि आप हमको बेचेंगे, हम आपसे खरीदेंगे। और अगर आप इसमें आनाकानी करेंगे या मैं आनाकानी करूंगा तो एक रेगुलेटर है जो ये इंप्लीमेंट कराएगा कि जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ इसका पालन हो। इज इट फाइन? Yes, Yes, हेलो, and Yes, sir, sir. Yes, sir. हाँ बेटे, Absolutely. और पूछो, और बच्चे पूछो क्वेश्चंस। sir, there's one more thing. Sir, हाँ I've heard in future options there are expiry dates, right, for every option. So sir, if like expiry date was 11th of Feb or 12th of Feb, so once that date is on, okay, we are on 12th of Feb, so on 13th of Feb are all contract and every our funding will be just gone, or it will be बेटा देखो, something. अगर आप उसको सेटल किया जाएगा, उसको मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं जो बच्चों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा, बहुत ज्यादा आवश्यक होगा। आप लोग टीवी में सुनते होंगे शॉर्ट क्रिएट हो गए मार्केट में, लॉन्ग क्रिएट हो गए, शॉर्ट कवरिंग हो गई और लॉन्ग अनवाइंडिंग हो गई। सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? Yes sir, yes sir. जो फाइनेंस के स्टूडेंट्स होंगे, एमबीए के स्टूडेंट्स होंगे, वो सुनते होंगे। क्या मतलब है? चलो एक चीज, कोई एक बच्चा बताओ, शॉर्ट कवरिंग का क्या मतलब? नहीं पता होगा। हाँ मैं बताता हूँ, देखो If ये there चीज, is a हाँ बताओ। So when there is a gap between due to some reason the gap will be filled up, so maybe that is the short नहीं, covering. मैं मतलब मैं नहीं, मैं आपको बिल्कुल सरल शब्दों में चीजें बताता हूं। मार्केट में हर समय दो प्रकार के लोग हैं। एक वो है जो समझते हैं कि मार्केट बढ़ेगा, एक वो लोग हैं जो समझते हैं मार्केट गिरेगा। जो समझते हैं कि मार्केट बढ़ेगा उनको कहते हैं कि वो मार्केट में लॉन्ग होते हैं। लिख लीजिएगा, कहीं बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके बहुत सारे टीचर्स बता नहीं पाएंगे और मैं बता रहा हूं आपके लाभ के लिए, आप इसको नोट कर लीजिए। जी सर, जी सर। और इसका मतलब यह है कि आज मान लीजिए किसी चीज के दाम 100 रुपए हैं, आधे लोगों को लगता है कि इसके दाम जो है 110 हो जाएंगे, आधे लोगों को लगता है कि इसके दाम 90 हो जाएंगे। तो जिन लोगों को लगता है कि दाम 110 हो जाएंगे वो क्या करेंगे? मार्केट में लॉन्ग हो जाएंगे। लॉन्ग हो जाएंगे मतलब बुलिश हो जाएंगे। और जो समझते हैं कि 100 के दाम 90 हो जाएंगे वो शॉर्ट हो जाएंगे। शॉर्ट का मतलब बियर हो जाएंगे, बियरिश हो जाएंगे। हो गए? बात समझ में आ गई? Yes sir. नहीं आई? आधे लोगों को लगा कि 100 के 110 हो जाएंगे तो उन्होंने क्या किया? 100 में चीज खरीद ली, ये सोच के कि इसको 110 में बेच देंगे और प्रॉफिट कमा लेंगे। आधे लोगों को लगा कि नहीं, 100 की चीज जो है 90 की हो जाएगी, वो मार्केट में शॉर्ट हो जाएंगे, मतलब 100 में चीज को बेच देंगे और 90 में खरीद के उसको सेटल कर लेंगे और 10 रुपए कमा लेंगे। मतलब ये है कि यू कैन मेक मनी इन द स्टॉक मार्केट इसका मतलब यह है कि शेयर मार्केट में आप केवल तभी पैसा नहीं बना सकते जबकि शेयर मार्केट ऊपर जा रहा है। आप मार्केट में तभी पैसा बना सकते हैं जब मार्केट नीचे जा रहा है। अगर आपको लगता है कि 100 रुपए का शेयर 90 हो जाएगा, आपके पास शेयर नहीं है, आपने कहा बेच दिया, 100 में बेच दिया अपने ब्रोकर से कि बेच दिया, और जब वो 90 का हुआ तो उसको खरीद लिया, तो अब जो बेची चीज थी वो खरीद ली तो सेटल हो गया। कोई आपको शेयर लेने की जरूरत नहीं, देने की जरूरत नहीं। ये जो 10 रुपए का डिफरेंस है आप जेब में रख के ले आए, ठीक है।
जो लोग मार्केट में लॉन्ग हैं उन्होंने 100 में खरीदा ये सोच के कि 110 दाम हो जाएगा, तो उन्होंने 100 में कहा अपने ब्रोकर से 100 में खरीद लो, और जब 110 का हो गया तो उन्होंने कहा ये बेच दो, तो फिर उसे डिलीवरी नहीं लेनी पड़ी 100 की चीज 110 में। तो ये हो गए लोग, वो जो शॉर्ट थे उन्होंने कैसे पैसा कमाया, चीज को बेचा और बाद में खरीद के उसको सेटल करके पैसा कमा लिया। जो लोग लॉन्ग थे उन्होंने पैसा कैसे कमाया, उन्होंने चीज को 100 में खरीदा और जब 110 में हुआ बेचा, 10 रुपए कमा के वो। अब ये दो सिचुएशन हो गई, कुछ लोग शॉर्ट हुए कुछ लोग लॉन्ग हुए, ठीक है? इज इट फाइन? यस सर। हाँ बोलो। यस ठीक है। अब देखो, अब मान लो तुम जो हो, हाँ हाँ बोलो बोलो। यस यस, कुछ पूछ रहे थे? यस सर, गो अहेड सर, गो अहेड। अब ये देखो, अब ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये बड़ी बढ़िया चीज है जो मैं समझाने वाला हूं। अब आधे लोगों ने 100 में खरीदा था, आधे लोगों ने 100 में बेचा था। जो 100 में खरीदा था सोच रहे थे 110 हो जाएगा, जिन्होंने 100 में बेचा था समझ रहे थे कि 90 हो जाएगा। अब मार्केट तो एक ही डायरेक्शन में चलेगा। मान लीजिए मार्केट बढ़ने लगा और 101 हो गया, 102 हो गया, कौन लोग खुश हुए? जो मार्केट में लॉन्ग थे या मार्केट में बुलिश थे, जो 110 की कामना रख के बैठे थे कि 110 होगा बेच के निकल जाएंगे। दुखी कौन हुए? शॉर्ट वाले। शॉर्ट वाले। वेरी गुड, वेरी गुड। तो इसका मतलब जो ये सोच रहे थे कि बेच दो 100 में और जब 90 का होगा खरीद लेंगे, और लेकिन अब तो 102 हो गया, तो कभी ना कभी उनका जो धीरज है वो टूटेगा। अब उन्हें क्या करना पड़ेगा? जो लोग 100 जिन्होंने शॉर्ट किया था और मार्केट में प्राइस 102 हो गया, अब उनके पास विकल्प यह है कि 102 में खरीद के अपनी पोजीशन को स्क्वायर कर लें। आपने 100 में बेचा था, अब आपने 102 में खरीद लिया, तो आपका लॉस हुआ 2 रुपए का। यस सर। लेकिन अगर आपने 102 में नहीं खरीदा और शेयर प्राइस 106 हो गया, तो आपका लॉस हो गया 6 रुपए का। उसी तरह से मान लीजिए आप मार्केट में लॉन्ग थे, आपने 100 की चीज सोची थी 110 हो जाएगी और शेयर प्राइस हो गया 98 का। अगर आप 98 में उसको बेच के अपनी पोजीशन कवर करते हो तो 2 रुपए का नुकसान होता है, 94 में कवर करते हो तो 6 रुपए का नुकसान होता है। इसका मतलब यह है कि जिस मार्केट में 50% लोग शॉर्ट थे और 50% लोग लॉन्ग थे, जो शॉर्ट थे अगर वो अपने शॉर्ट को कवर करते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा कि वो 102 में कवर करते हैं, तो ये शॉर्ट कवरिंग हो रही है, वो अपने शॉर्ट्स को कवर कर रहे हैं। 104 में कवर कर रहे हैं तो 104 में खरीद के शॉर्ट कवर कर रहे हैं, तो ये शॉर्ट कवरिंग हो रही है। और अगर आप लॉन्ग थे और आपका 96 रुपए का प्राइस हो गया और अपने लॉन्ग को अनवाइंड कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो लोग 50% लोग शॉर्ट थे, 50% लॉन्ग थे, 50% ने खरीदा था, 50% ने बेचा था, लेकिन क्योंकि मार्केट ऊपर जाने लगा तो जो लोगों ने बेचा था वो अब खरीदने लगे। तो अगर वो खरीदने लगेंगे तो खरीदने वालों की संख्या ज्यादा हो जाएगी, बेचने वालों की संख्या कम हो जाएगी, तो मार्केट और तेजी से ऊपर चला जाएगा। और अगर मार्केट नीचे जा रहा है और जो लोग लॉन्ग बनाए बैठे थे, अगर वो अपनी लॉन्ग को अनवाइंड करेंगे, माने वो बेचेंगे जिससे कि उनका लॉस कम से कम हो, तो मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में तेजी से चला जाएगा। इसीलिए टेलीविजन पे देखो, मैं सारे बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूं, जितने बच्चे इसको सुन रहे हैं, केवल एमबीए फाइनेंस नहीं और एमबीए के बच्चे नहीं, ये ऐसी चीजें हैं जो फाइनेंशियल चैनल्स, इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ के आपको अपनी ज्ञान बढ़ाना है, क्योंकि जीवन में ये जो ऑप्शंस हैं, स्टॉक ऑप्शंस हैं, शेयर मार्केट है, इसके बारे में, डेट मार्केट है, अपने पैसे का किस प्रकार से निवेश किया जाए और उससे कैसे ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाया जाए, ये इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए आवश्यक है, ये कॉमर्स, मतलब एवरी इंडिविजुअल शुड नो। यस सर। ठीक है, चलो, एनी अदर क्वेश्चन? हाँ पूछो। हाँ हेलो सर, एक्सक्यूज मी सर, एक्चुअली पूछना चाह रहा था, जैसे फॉर एग्जांपल शेयर मार्केट में पैसा तो सर्कुलेट ही हो रहा है कि एक चीज, मतलब
तो सर मैं पूछना चाह जैसे काफी पहले के टाइम पे शेयर मार्केट 5000 सेंसेक्स पॉइंट्स पे था और आज के टाइम पे लगभग 50,000 के आसपास हुआ, तो उसका तब जिन लोगों ने पैसा डिपॉजिट करते गए उनका तो एंड में आके लॉस हुआ। तो बेसिकली इतना पैसा मार्केट में आता कहाँ से, मैं वो चीज जानना चाह रहा हूँ। नहीं, देखो ऐसा है कि बहुत सारी करीब 6000 कंपनी ऐसी हैं जो शेयर मार्केट में स्टॉक एक्सचेंजेज में लिस्टेड हैं। कुछ बहुत बड़ी कंपनी है जैसे रिलायंस इंडस्ट्री है, जैसे इन्फोसिस है, जैसे HCL है, जैसे ये सारी ये बड़ी बड़ी कंपनी है जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 3-3, 4-4 लाख करोड़ का है। मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या होता है? मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय द प्राइस। जैसे रिलायंस इंडस्ट्री का कंपनी की जो पूरी वैल्यू हो गई, यही समझ लो वर्थ मतलब शेयर वैल्यू जो हो गई, कि अगर रिलायंस इंडस्ट्री का मान लीजिए मार्केट कैपिटलाइजेशन 10 लाख करोड़ का है और मुकेश अंबानी का रिलायंस इंडस्ट्री में 33% शेयर है, इसका मतलब यह है कि अगर 10 लाख करोड़ उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है और 1/3 मुकेश अंबानी के पास है, तो 3,30,000 करोड़ तो मुकेश अंबानी की वर्थ जो है वो केवल रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर की वजह से है। तो बड़ी कंपनी है जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ज्यादा है, बीच की कंपनी है जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन उससे कम है, छोटी कंपनी है जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत कम है। तो अगर आपने अपनी कंपनी के लिए 500 करोड़ रुपए मार्केट से उठाए, इसको हम कहते हैं प्राइमरी मार्केट। मार्केट दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी मार्केट होता है, सेकेंडरी मार्केट होता है। जब आप शेयर होल्डर से पैसा उठाते हैं और कंपनी के पास आता है तो ये कहते हैं प्राइमरी मार्केट। जब वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो जाता है और उसके बाद खरीद फरोख्त मार्केट में स्टॉक एक्सचेंजेस में शुरू हो जाती है, वो होता है सेकेंडरी मार्केट। कंपनी को 500 करोड़ मिलने थे, कंपनी को 500 करोड़ मिलेंगे। शेयर वैल्यू चाहे 1 लाख हो जाए, 0 हो जाए, कुछ भी हो जाए, उसे 500 करोड़ मिल गए। कंपनी की अगर प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी तो लोग शेयर जब खरीदेंगे और 10 रुपए का शेयर जब 20 रुपए हो जाएगा तो उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ेगा और जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी नेटवर्थ बढ़ जाएगी। कंपनी को 500 करोड़ रुपए मिलेंगे। तो जो मार्केट में पैसा घूम रहा है कि आपने एक चीज खरीदी, दाम बढ़ गए तो आपको फायदा हुआ, कम हो गए तो आपको नुकसान हो गया। कंपनी तो अपना प्रोडक्शन कर रही है, उसका अपना फैक्ट्री चल रही है, वो मार्केटिंग कर रहा है, उसे कोई अंतर केवल इतना पड़ रहा है कि जो उसके प्रोमोटर जिन्होंने उस कंपनी में पैसा लगाया है, अगर शेयर की वैल्यू बढ़ रही है तो उनकी भी वर्थ बढ़ रही है। दैट इज ऑल। कंपनी एज सच में जो पैसा 500 करोड़ आना था वही आया, उससे ना ज्यादा आया ना कम आया। शेयर मार्केट बढ़ गया तो भी ज्यादा नहीं आया, शेयर मार्केट घट गया तो भी ज्यादा नहीं आया। जो शेयर होल्डर्स हैं केवल उनकी वर्थ बढ़ी या घटी। अच्छा सर, एक्चुअली फॉर एग्जांपल कंपनी को और पैसा चाहिए तो वो अपने और शेयर निकाल सकती है? बिल्कुल निकाल सकती है, बिल्कुल निकाल सकती है। अब जैसे एक मैंने वर्ड यूज किया था IPO, एक वर्ड यूज किया था FPO। IPO का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, FPO का मतलब होता है फॉलो अप पब्लिक ऑफरिंग। जब पहली बार आप मार्केट में जा रहे हैं पैसा उठाने, उसको कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, और जब दोबारा जाते हैं तो उसको कहते हैं फॉलो अप पब्लिक ऑफरिंग। अब उसमें भी आप कई तरह से पैसा उठा सकते हैं। एक हो सकता है राइट इशू ले आए आप, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनसे कहेंगे भाई ठीक है, तुम्हारे पास जितने शेयर्स हैं हम आधे उतने ही शेयर तुम्हें और दे देंगे, मार्केट में 300 रुपए का प्राइस चल रहा है, हम तुम्हें 280 में दे देंगे। हम बाहर के लोगों से पैसा नहीं लेंगे, तुम्ही से ले लेंगे और डिस्काउंट पे तुमको शेयर दे रहे हैं। ये राइट इशू हो गया। दूसरा हो गया कि हम जो इंस्टीट्यूशंस हैं, हम मार्केट से पैसा ना उठाएं, हम शेयर होल्डर से पैसा ना उठाएं, हम बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के पास जाएं और उनसे कहेंगे साहब आप ये पैसा उठाना है 500 करोड़, हमको मार्केट से लेना है, आप इसमें शेयर होल्डिंग में लगा दीजिए, हमारे कंपनी के शेयर खरीद लीजिए, कंपनी बहुत अच्छी है, शेयर बहुत अच्छे हैं, आपकी 10 रुपए की वैल्यू 20 रुपए हो जाएगी, 3 साल में आपके पैसे डबल हो जाएंगे। अगर आप हमसे प्रश्न पूछना चाहें पूछें, अगर आप कन्विंस होते हैं लगाइए, आपको फायदा हो जाएगा। अगर वो लोग इंस्टीट्यूशन लगा देते हैं, बहुत अच्छा पब्लिक माने there are various ways of raising funds as to who can invest and how they can invest, but the basic point is that you have to convince the equity investor that if they invest in your company with the market situation, the marketing, technical, economical, whatever, competition, POTUS model, whatever, your project will be very profitable and the equity investors will be able to multiply their investment. Okay, sir. Anything else?
Yes, participants, any other query? Yes, Kartikeya. सर आप बॉन्ड मार्केट के बारे में आप थोड़ा बता सकें तो, क्योंकि सर बॉन्ड्स के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन अभी है नहीं। बेटा देखो ऐसा है, बॉन्ड मार्केट में एक चीज मुख्य तौर पर सीखना बहुत आवश्यक है। वो ये सीखना आवश्यक है कि आपने मान लीजिए एक कंपनी ने मार्केट से 100 करोड़ रुपए बॉन्ड से उठाए। बॉन्ड में 3 चीजें हैं, एक है उसका इशू प्राइस, एक उसका है रिडेम्पशन डेट, एक है उसका कूपन रेट। आपने ये जो पैसा उठाया 1 लाख रुपए का बॉन्ड आपने मुझे दिया, आपने मुझसे वादा किया कि मैं हर साल आपको 8% का इंटरेस्ट दूंगा और 10 साल के बाद इसको रिडीम कर दूंगा, बॉन्ड आप मुझे दे देना, पैसे मैं आपको दे दूंगा। हो गई बात? यस ठीक है। अब ये मार्केट से बॉन्ड क्यों उठा रहा है? वो ये समझ रहा है कि बॉन्ड मार्केट में देखो, अब ये 2 पार्टी हैं इसमें, एक इशुअर है जो कंपनी है जो मार्केट में बॉन्ड ला रही है, और एक इन्वेस्टर है जो बॉन्ड खरीद रहा है। आप मान लीजिए जब आपने कंपनी ने 8% में बॉन्ड रेज किया और मार्केट में 6 महीने के बाद इंटरेस्ट रेट 5% हो गया, किसको फायदा हुआ? कंपनी को। वेरी गुड। अब कंपनी बड़ी खुश है कि भाई देखो मैंने तो यार 8%, नहीं, कंपनी को कैसे फायदा हुआ? कंपनी को तो नुकसान हो गया भाई। कंपनी ने अगर 8% में पैसा उठा लिया, 8% में पैसा उठा लिया और 6 महीने के बाद इंटरेस्ट रेट 5% हो गया, तो अगर वो 6 महीने रुक जाता तो उसको 5% में पैसा उठा पाता वो? हाँ, अभी उनको 8 देना पड़ रहा है 5 होने के बावजूद भी। नो पॉइंट। यस सर। अच्छा, लेकिन ये अब एक पार्टी को फायदा होगा, एक पार्टी को नुकसान होगा। अगर मार्केट में रेट जो 8% में कंपनी ने पैसा उठाया, 6 महीने के बाद इंटरेस्ट रेट 12% हो जाए, तो कंपनी तो बड़ी खुश होगी, यार हमने 8% में उठा लिया, बड़ा अच्छा किया, वरना 12% में उठाना पड़ता, 4% का लॉस होता। लेकिन जो इन्वेस्टर है वो परेशान होता, यार मैंने 8% में क्यों पैसा लगा दिया, 6 महीने रुक जाता तो मेरे को 12% पैसा मिल जाता, इंटरेस्ट 12% का मिल जाता। तो इसका मतलब ये है कि when the interest rates in the market go down, the bond prices go up. Okay sir, okay. When the interest rates in the market goes down, the bond prices go up. क्यों? क्योंकि मान लीजिए मेरे पास 1 लाख का बॉन्ड है जिसकी कूपन रेट 8% है और मार्केट में 5% का रेट हो जाए, और आप मेरे पास आए और कहेंगे साहब ये 1 लाख का जो बॉन्ड है ये मुझे दे दीजिए, 1 लाख का बॉन्ड है, 1 लाख में दे दीजिए, मैं दे दूंगा आपको? नहीं सर, मैं नहीं दूंगा। मैंने कहा भैया मेरे पास 8% का बॉन्ड है, मार्केट में 5% का रेट चल रहा है, तो मैं क्यों दे दूं? मैं तो 8% लूंगा, मार्केट निकाल के फिर 5% लगाऊंगा, 3%, तो मेरे बॉन्ड की प्राइस बढ़ जाएगी। यस सर, यस सर। और 8% का बॉन्ड मेरे पास है और मार्केट में 12% का रेट हो जाए, तो मैं आपको 8% का बॉन्ड देना चाहूंगा कि ले लो यार मुझे 1 लाख दे दो। आप कहेंगे यार 12% मार्केट में मिल रहा है, तुम्हारे 8% का बॉन्ड क्यों खरीदूं, मैं 12% का बॉन्ड क्यों ना खरीदूं? रेट डाउन हो उसकी जाएगी, प्राइस गिर जाएगी। यस सर। तो बेसिकली व्हेन यू आर raising funds through bonds, also you have to anticipate as to what will be the interest rate regime in future. आप शॉर्ट टर्म बॉन्ड से पैसा इकट्ठा करें, आप मीडियम टर्म बॉन्ड से पैसा लें, लॉन्ग टर्म बॉन्ड से पैसा लें, आप किस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से पैसा लें, आप उसकी मैच्योरिटी क्या रखें, आप उसकी शेप क्या रखें, ये सारी चीजें इस बात पे डिपेंडेंट हैं कि जो फ्यूचर इंटरेस्ट रेट रिजीम है उसका एंटिसिपेशन आप कैसे करते हैं। यस सर, तो मतलब बॉन्ड्स के लिए फ्यूचरिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए फॉर एवरीथिंग। यस सर, फॉर एवरीथिंग। भाई देखिए, आपको जो भी चीजें हैं, अगर आप भविष्य का पूर्वानुमान लगा सकते हैं, इफ यू कैन एंटिसिपेट फ्यूचर, क्योंकि जो फ्यूचर है वो बड़ा अनसर्टेन है, लेकिन अगर आप अंदाजा लगाएं कि लोग ये करेंगे, लोग ये खाएंगे, लोग ये पहनेंगे, भविष्य में ये होने वाला है, इस तरह की टेक्निकल चीजें आएंगी, ये चीज आउटडेटेड हो जाएगी, वो नई चीजें आएंगी, तो वही चीज आप बनाएंगे जो फ्यूचरिस्टिक। एवरीथिंग इज फ्यूचरिस्टिक। यस सर। अगर इंटरेस्ट रेट आपको पता चल जाए कि 6 महीने के अंदर गिरने वाले हैं, तो आप पैसा आज क्यों उठाएंगे, 6 महीने के बाद उठाएंगे। और अगर वो पता चल जाए, आपको अंदाजा हो जाए कि 6 महीने के बाद दाम इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाले हैं, तो आज आप पैसा उठा लेंगे, 6 महीने के बाद नहीं उठाएंगे। सो एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन द टॉप मैनेजमेंट का जो बेसिक रोल है
टॉप मैनेजमेंट का बेसिक रोल ही फ्यूचर का एंटिसिपेशन है और उस तरह की पोजीशनिंग है। यस सर। ठीक है, चलो एनीथिंग एल्स? थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर, मनी मार्केट और बॉन्ड मार्केट मतलब सेम है या अलग है? नहीं, अलग है, अलग है। देखो, बॉन्ड मार्केट तो होता है जिसमें एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, बॉन्ड आपने कंपनी ने पैसा रेज कर लिया और एक फिक्स टेन्योर के लिए हो गया, उसके बाद उसका रिडेमिशन हो गया। जो मनी मार्केट होते हैं, मनी की मार्केट ऑपरेशन होते हैं, जैसे मान लीजिए बैंक्स हैं, आरबीआई की गाइडलाइन है कि उनको इतना सीआरआर रखना है, इतना एसएलआर रखना है, इतने उनके रेशोज रखने हैं, ये उनके रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो कुछ बैंक्स ऐसे होते हैं जिनके पास एक्सेस लिक्विडिटी होती है, कुछ ऐसे बैंक्स होते हैं या इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिनके पास कम लिक्विडिटी होती है, तो वो शॉर्ट टर्म के लिए 15-20 दिन के लिए एक दूसरे को पैसा लेंड कर देते हैं जिससे कि सारे स्टैट्यूटरी नॉर्म्स का पालन हो जाए। वो मनी मार्केट ऑपरेशन होता है। ओके सर। So yes, participants, any other query? Okay. एक्सक्यूज मी सर। हाँ यस सर, जैसे आपने कहा सर कि मार्केट ऊपर जाता है नीचे जाता है तो इसका हिसाब मतलब पहले से लगाना पड़ता है। सर इसके लिए कोई प्रॉपर मेथोडोलॉजी होती है? देखो, अगर मेथोडोलॉजी भी है, इसका पूरा कोर्स भी है, इसमें टेक्निकल एनालिसिस भी है, इसमें फंडामेंटल एनालिसिस भी है। देखो, अगर किसी आदमी को ये सीख जाए कि सोने के दाम बढ़ेंगे कि घटेंगे, शेयर मार्केट बढ़ेगा या घटेगा, कौन सी कंपनी का बढ़ेगा घटेगा, और अगर केवल ही एक ज्ञान हो जाए तो आप करोड़पति बन जाएं। फिर नौकरी करने की, बिजनेस करने की आवश्यकता क्या है? भाई, जो वॉरेन बफेट है, he doesn't have a industry of his own. He is not manufacturing anything. He is only investing in share market, and he is a billionaire. He is the third or fourth richest man in the world. He was the top richest person 6 or 5 years back. So the point is that yes, you can make lot of money. Bitcoin है, जैसे आज की तारीख में बिटकॉइन जो है 100 गुना हो गया दाम, फिर वो घट के 40 टाइम आ गया, फिर 100 गुना हो गया। तो जिन लोगों ने बिटकॉइन में पैसा लगाया अरबपति हो गए वो। यस ये अगर ये चीज आप सीख जाएं और इसके लिए आप मेहनत करें, इसके लिए आप परिश्रम करें, इसके लिए आप पढ़ें, इसके लिए 6-6 घंटे 8-8 घंटे, जैसे पहलवान होता है, जब वो बड़ा पहलवान बनता है तो 6 घंटे वर्जिश करता है, तो आप 6 घंटे वर्जिश करें, मेहनत करें, पढ़ें, सुने, लोगों से डिस्कस करें, और उसके बाद अगर आप ये एंटिसिपेट कर पाएं कि कौन सी कंपनी का फ्यूचर ब्राइट है और उसमें इन्वेस्ट करें, तो यू कैन मेक लॉट ऑफ मनी। एक्सक्यूज मी Yes, सर। sir. Yes, sir. एक्सक्यूज मी सर। हाँ। जैसा सर आपने बताया वॉरेन बफेट के बारे में, लेकिन उसकी तो एक खुद की कंपनी है ना, बर्कशायर हाथवे। नहीं, वो कंपनी इन्वेस्टमेंट कंपनी है। दैट इज ए इन्वेस्टमेंट कंपनी। what I was saying was that he doesn't have a manufacturing company. He has a investment company. वो राकेश झुनझुनवाला की भी है, रामदास अग्रवाल की भी है, वो मधुसूदन केला की भी है। इन्वेस्टमेंट कंपनी का मतलब when you are only investing in shares of various manufacturing companies or other companies. You have a company, yes, but that is an investment company. So my point is that suppose you develop a expertise that how to find out a stock that will become 10 times, जैसे बजाज फाइनेंस है, बजाज फाइनेंस 10 साल में 100 गुना उसने अपना रिटर्न दिया है। और ऐसी भी कंपनी है जो 100 रुपए की कंपनी है, कंपनी आपको वो क्या नाम था उनका, इस समय दिमाग याद नहीं आ रहा है, वो 600 रुपए की कंपनी थी, तुलसी टांटिया की, कंपनी का नाम नहीं याद आ रहा, तुलसी टांटिया की कंपनी थी जो ये सोलर एनर्जी सेल्स और सोलर वो बनाया करती थी। He was the 6th richest man of India. Today his company is completely sick. 1 रुपए का शेयर नहीं है। तो कुछ ऐसी कंपनी होंगी जो आज 1 रुपए की वैल्यू होगी 1000 हो जाएगी, और कुछ ऐसी भी कंपनी होगी जिनकी 1000 की वैल्यू है 2 साल के बाद 1 रुपए हो जाएगी। तो अगर आपके पास ज्ञान है, अगर आप एक्सपर्टाइज डेवलप कर लेते हैं और आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं और इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, यू कैन बिकम ए बिलियनर। इफ यू कांट, आपके सारे पैसे डूब भी सकते हैं। Yes, sir.
चलिए, एनीथिंग एल्स? Excuse me, sir. Yes, this will be down the last query because many participants are having class now. I'm getting message also. So please, participants, this will be the last query now. Please, yes, please ask. Sir, we have been recently seeing that a lot of big hedge funds have been investing in Bitcoin, because of which the prices have really spiked. But we can see that India has been lacking in actively participating in the Bitcoin culture. What do you think is the future of Bitcoin in India, and how can we make the best of it? देखो, मेरा केवल एक पॉइंट यह है कि कोई भी ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जिसमें रेगुलेटर हो, रेगुलेट करने वाला हो, आपकी ग्रीवेंसेस को सुनने वाला हो, उस इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट करना फायदेमंद होता है। बिटकॉइन के बारे में अभी जो समस्या है, बिकॉज यू डोंट हैव ए रेगुलेटर हुम यू कैन रिपोर्ट, आपको पता ही नहीं है कुछ, प्रॉफिट हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है, भगवान की कृपा है कि हो रहा है, बट द पॉइंट इज दैट देयर हैज टू बी ए रेगुलेटर। अब जैसे शेयर मार्केट में अगर कोई ब्रोकर आपसे गड़बड़ करेगा, आप सेबी से शिकायत करेंगे, 2 दिन में आपका पैसा वापस आ जाएगा। पहले जो रियल एस्टेट था उसके अंदर कोई रेगुलेटर नहीं था, अब रेगुलेटर आ गया है। बिटकॉइन में अभी कोई रेगुलेटर नहीं है। तो अगर इसको गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज कर ले, इसको लीगली एनफोर्सेबल कर दे, इसमें लीगल रिकोर्स हो जाएं, इसमें चीजें ट्रांसपेरेंट हो जाएं, तो कोई परेशानी नहीं है। सी, मेकिंग मनी और नॉट मेकिंग मनी इज ए सेपरेट इशू। Issue is that you should get into something which is legal. Okay, sir, recently we have been seeing that अभी हमने देखा कि GameStop के जो स्टॉक्स थे वो काफी बड़े-बड़े कंपनीज थे जिन्होंने उसको शॉर्ट कर रहे थे उसको, बट कुछ ऑनलाइन एक ग्रुप्स में जैसे रेडिट में कुछ सब ग्रुप्स थे, उन्होंने इसको खरीद कर उसका प्राइस बढ़ा दिया। एंड देन रेगुलेटर्स भी जो थे उन्होंने सेल के मतलब जो बाय का जो बटन है उसको एकदम ग्रेड आउट कर दिया था, मतलब बाइंग एकदम पॉज कर दिया। तो डू यू थिंक दैट इज लीगल? नहीं, वो देखो, नॉर्मली इन माय ओपिनियन एनी रेगुलेटर शुड नॉट इंटरफियर इन द मार्केट गोइंग अप और गोइंग डाउन टिल there is a complaint that some unethical issues are taking place and unethical events are taking place. इसीलिए ये लगाए गए हैं कि सर्किट ब्रेकर्स हैं, कि 5% का सर्किट ब्रेकर है, 10% का है, उसके ऊपर नीचे जाएगा तो सर्किट ब्रेक हो जाएगा और उसकी ट्रेडिंग रुक जाएगी। बट द बेसिक पॉइंट इज दैट जब तक ना आपको शॉर्ट को बहुत ज्यादा कंट्रोल करना चाहिए, ना आपको लॉन्ग को कंट्रोल करना चाहिए, जब तक कोई ऐसी चीज आपको सूचना न मिले कि कुछ अनएथिकल लोग आ गए हैं जो कि उसमें मार्केट को मैनिपुलेट कर रहे हैं, इनसाइडर ट्रेडिंग हो रही है या कुछ गड़बड़ी हो रही है, अनलेस एंड अदरवाइज इफ इट इज ए फ्री मार्केट एंड तो किसी को पॉज करने की आवश्यकता नहीं है, ना शॉर्ट को पॉज करने की आवश्यकता है, ना अगर कोई अनएथिकल चीज नहीं हो रही है तो। Yeah. Okay. So, excuse me, sir. हाँ सर, एक न्यूज आया था कि इंडियन गवर्नमेंट बिटकॉइन और हेलो yes, you are not audible. Hello sir, I am audible now. Yes. सर, एक न्यूज आया था कि इंडियन गवर्नमेंट अभी बिटकॉइन और अलग क्रिप्टो करेंसीज को बैन कर देगी। तो इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा जिनके पास बिटकॉइन है पहले से, जिन्होंने? यार वो तो मानी बात है, अगर बैन कर देगी। असली मुद्दा ये है ना कि जो प्रॉफिट आप कमा रहे हैं, जो बेनिफिट आप ले रहे हैं, जो इनकम आप कमा रहे हैं, क्या वो टैक्सेबल है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आप टैक्स दे रहे हैं उस पर? भाई अगर, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि एनीथिंग शुड बी रेगुलेटेड। अगर उसमें पता नहीं चल रहा कि कौन ट्रेड कर रहा है, खरीदने वाला कौन है, बेचने वाला कौन है, गवर्नमेंट को रेवेन्यू नहीं जा रहा है, कोई रेगुलेटर नहीं है, तो परेशानी तो है ही। भाई अगर आप पैसा तो बहुत तरीके से कमा सकते हैं, लेकिन पैसा लीगल मीन से हो। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी चीज को अप्रूव करे, किसी चीज को कहे कि यस वी अलाउ दिस टू हैपन, देन इट इज फाइन, देन यू कैन गेट इनटू इट। अदरवाइज यू शुड नॉट ब्रेक द लॉ ऑफ द लैंड। तो अगर गवर्नमेंट बैन कर देगी तो मानी बात है जिनके पास बिटकॉइंस होंगे उनको कल लीगल परेशानियां भी आएंगी। पूछा जाएगा आपने कितने बिटकॉइन खरीदे, कितने बेचे, कितने का प्रॉफिट हुआ, आपने टैक्स दिया कि नहीं दिया। भाई एनी इनकम, जुए में भी अगर इनकम आप जनरेट करते हैं तो इवन दैट शुड, टैक्स शुड बी पेड इन दैट। सर उस केस में सर
बिटकॉइन को एज एसेट रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, वो यहाँ पर इंडिया में भी बात ये हो रही है कि टोटली पूरी तरीके से बैन कर दिया जाएगा। तो अगर सर एज एसेट उसको रिकॉग्नाइज करते हैं इंडिया के अंदर, तो फाइनली उनको किसी भी तरीके से फिएट करेंसी में तो कन्वर्ट करना पड़ेगा ही। तो सर वो तो फिर इनकम टैक्स के अंदर टैक्सेबल बन जाएगा। और गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आए, गवर्नमेंट उसको रेगुलेट करे, गवर्नमेंट की पॉलिसी क्लियर हो। यस सर, पर अभी जो गवर्नमेंट के सर जो बिल्स वगैरह के अंदर जो स्टेटस चल रहे हैं, वो उनका चल रहा है कि टोटली उसका सब तरीके से उसके ऊपर बैन लगा दिया जाए, माइनिंग भी बंद कर दी जाए, उसके ऊपर किसी तरीके की न्यूज भी फॉरवर्ड करे तो उनके ऊपर लीगल एक्शन हो जाए। तो सर वो तो फिर गलत। नहीं, गलत सही का सवाल नहीं है। सवाल ये है कि whatever गवर्नमेंट रेगुलेट्स, whatever गवर्नमेंट फील्स इज गुड फॉर द इकोनॉमी ऑफ द नेशन। अगर इकोनॉमी के लिए खराब है, मान लीजिए बिटकॉइन के अंदर लोगों ने अरबों रुपए कमाया है और टैक्स नहीं दिया है गवर्नमेंट को, भाई सर दे शुड पे टैक्स। अरबों रुपए कमा लिए और अगर उस करेंसी को, जैसे क्रिप्टो करेंसी का हम यूज केस कम कर दें, जैसे कि मार्केट में उसको बाय सेल एज ए करेंसी यूज नहीं कर सकते, तो फाइनली उनको फिएट करेंसी में तो कन्वर्ट करना पड़ेगा ही, और फिर वो बैंक्स के अंदर शो होगा तो वो ऑटोमेटिकली अमाउंट टैक्सेबल बन ही जाएगा। नहीं, लेकिन सवाल ये है ना कि जो बाकी जगह हो रहा है, क्योंकि ऑनलाइन चीजें हैं सारी, अब वो ऑनलाइन चीजों को रेगुलेट करना, उसे कंट्रोल करना कोई बहुत आवश्यक चीज थोड़ी है, बहुत आसान चीज थोड़ी है। उसे इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रेगुलेट व्हेन थिंग्स आर नॉट ऑन फिजिकल। उसका वो हो, अगर उसका ओरिजिनल नहीं पता, कहाँ गया वो नहीं पता, उसके ट्रांजैक्शन जो है ऑनलाइन है, उसको ट्रेस करना, उसको रेगुलेट करना, उसको पकड़ना, उसको कंट्रोल करना, इसे तो बट बेसिक पॉइंट ये है कि अपनी क्रिप्टो करेंसी हिंदुस्तान की अपनी हो, उसमें गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिले। अल्टीमेटली गवर्नमेंट का जो निर्णय होगा वो इस बात पे डिपेंडेंट होगा कि जो भी आप कर रहे हैं वो एक तो रेगुलेटेड हो, गवर्नमेंट की परमिशन हो, और उसमें जो इनकम जनरेट हो उस पर गवर्नमेंट को टैक्स मिले। यस सर, यस। Okay, I think that's all. Anyone wants to ask anything? Okay, sir. So I think now we can end the session. So I on behalf of myself and my colleague, Mr. Saket Kumar, thank you, Akhil Swami sir, for this wonderful session on day 21 of Technology-Based Entrepreneurship Development Program on Food Processing and Internet of Things, sponsored by Department of Science and Technology. Dr. Swami had been kind and graced this TDP last Saturday also. We are really thankful to you, sir, for sparing your valuable time and being a part of this TDP and making our participants aware about real-time and practical concepts related to financial management. Thank you so much. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you. It was really Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thanks a lot. Thank you, sir. Thank you, sir. So participants, you can go for the other class as I'm getting messages from some participants, and please be ready with the business plan, which had been instructed to you earlier also, that tomorrow you have to present your business plan and mark your attendance. And once you will mark your attendance, you can leave the session. I think you have marked your attendance. Now you can leave the session. Ma'am, what will be the timings for that meeting tomorrow? I think it will be at about 10. It will be scheduled by Saket sir, and you can see it in your meeting schedule. Okay, ma'am. Thank you. Okay.